आज हम सीखने वाले हैं एक निबंध जो कि है यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो। मतलब कि मैं अगर प्रधानमंत्री होता तो मैं क्या क्या करता। आपको ऐसे ही लिखना है कि यदि आप प्रधानमंत्री होते तो आप क्या क्या करते थे। चलिए शुरू करते हैं आज का निबंध। मैं जानता हूँ कि भारत का प्रधानमंत्री बनना कांटों का ताज पहनने के समान है। भारत का प्रधानमंत्री बनना कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि भारत एक बहुत ही विशाल देश है, बड़ा देश है। यह बहुत ही जिम्मेदारी वाला काम है। इस पद पर बैठे व्यक्ति की जिम्मेदारी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही दृष्टियों से बहुत महत्वपूर्ण होती है। जो व्यक्ति एक प्रधानमंत्री होता है किसी भी देश का, उसकी जिम्मेदारी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय मतलब होता है कि देश के अंदर, जैसे कि हमारा भारत देश है, भारत देश के अंदर जो भी निर्णय होंगे, जो भी डिसीजन होंगे, उसका असर पूरे देश पर पड़ेगा। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मतलब भारत के बाहर के जो भी हमारे रिश्ते हैं उस पर जो असर पड़ेगा। तो इस तरह से प्रधानमंत्री के द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय उसका देश के अंदर दूरगामी प्रभाव पड़ता है। देखिए, प्रधानमंत्री के किसी भी निर्णय का देश पर बहुत ही बड़ा और दूरगामी प्रभाव पड़ता है। मतलब कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज तक जो भी डिसीजन लिए हैं उसका 5-6 साल पहले जो डिसीजन लिया गया था वो उसका असर आज भी होगा और आज से 10 साल बाद भी होगा, वो चाहे अच्छा हो चाहे बुरा। फिर भी मैं प्रधानमंत्री बनकर प्रसन्न होता। इतना होने के बाद भी, इतनी सारी जिम्मेदारियां आने के बाद भी अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं प्रधानमंत्री बनकर बहुत ही खुश होता। ये हमने कंप्लीट किया प्रस्तावना। आगे देखते हैं। भारत एक विशाल देश है, इसके सामने अनेक समस्याएं हैं। देश की जनता के सहयोग के बिना ये समस्याएं हल नहीं की जा सकती। हमारा भारत देश एक बहुत ही विशाल देश है और हमारे इस विशाल देश में समस्याएं भी बहुत ही विशाल हैं, बहुत सारी हैं। और इन सारी समस्याओं का समाधान बिना जनता के सहयोग के हम नहीं कर सकते। इसके लिए मैं जनता की भलाई के लिए, उनके अच्छे के लिए सभी राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों, पत्रकारों, शिक्षा संस्थाओं, औद्योगिक समूहों आदि से मिलकर जनता की समस्याओं को अच्छी तरह समझने की कोशिश करता। मैं सभी राजनीतिक दलों, जैसे कि कांग्रेस है, बीजेपी है, राष्ट्रवादी है, शिवसेना है, इस तरह की बहुत सारी पार्टियां हैं, तो जो सत्ता में नहीं है इन सभी से मैं जाकर मिलता और इन सभी से जनता की समस्याओं के बारे में जानता। और पत्रकार जो कि जनता के बीच में रहते हैं, उनकी समस्याओं को जानते हैं और सभी के सामने लाते हैं, उनसे मिलता। शिक्षा संस्थाएं जो कि बच्चों को पढ़ाती हैं, लिखाती हैं, उनसे मैं बच्चों के से संबंधित समस्याओं के बारे में जानता। और औद्योगिक समूह जहां पर लोग जाकर नौकरी करते हैं, उन सभी लोगों से मिलता और समाज के हर एक वर्ग के बारे में जानकारी जमा करता। इन सभी से मिलकर मैं जनता की समस्याओं को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करता। इन सभी के द्वारा दी गई सलाह को ध्यान में रखते हुए समस्याओं के समाधान खोजने के प्रयास करता। इन सभी के द्वारा जो भी मुझे जानकारी मिलती, हर सभी की समस्याओं के बारे में सुनता और इन सभी से इनके समाधान के बारे में सलाह लेता और फिर मैं अपना डिसीजन लेता और उनके भले के लिए काम करता। एक और पैराग्राफ हमने ख़त्म कर लिया है। आगे देखते हैं। हमारे देश में गरीबी और बेकारी की समस्या भयानक है। हमारे देश में गरीबी और बेकारी का मतलब होता है कि काम धंधा न होना, जिसके पास काम नहीं है बेकार बैठे हुए हैं। और गरीबी, जब काम नहीं होगा तो गरीबी तो रहेगी ही। यहाँ अज्ञानता और अंधविश्वास आज भी बड़े पैमाने पर है। आज भी ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर लोग डॉक्टर पर विश्वास नहीं करते लेकिन बाबा पर विश्वास करते हैं। इस तरह की समस्या हमारे देश की बहुत बड़ी समस्याएं हैं और इस वजह से बहुत लोगों की मृत्यु हो जाती है। भारत की एकता और अखंडता के लिए अनेक खतरे मौजूद हैं। भारत की एकता और अखंडता के लिए भारत में बहुत सारे खतरे मौजूद हैं। काला धन, यानी कि गलत तरीके से जमा किया गया धन, उसे हम कहते हैं काला धन। जिसके ऊपर हमने टैक्स नहीं पे किया है वह धन काला धन होता है। इसका उपयोग तस्करी और नशीली वस्तुओं के व्यवसाय के लिए किया जा रहा है। आज हमारे देश में बहुत सारे ऐसे पैसे हैं जिस पर टैक्स नहीं पे किया गया है। ऐसे पैसों का उपयोग ड्रग्स, अफीम, गांजा और चरस, इस तरह की चीज़ों के लिए किया जा रहा है। महंगाई हमेशा हमारे यहाँ बनी रहती है। हमारे यहाँ हमेशा चीज़ों के दाम बढ़ते रहते हैं। पेट्रोल के दाम हो, चाहे डीजल के दाम हो, चाहे खाने पीने की चीज़ों के दाम हो, हमेशा बढ़ते रहते हैं। शिक्षा का स्तर दिनों दिन गिरता जा रहा है। शिक्षा का जो स्तर है बहुत ही गिर चुका है। आज पढ़ने के बाद भी, ग्रेजुएशन करने के बाद भी
पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद भी नौकरियां लोगों को नहीं मिल रही है। चारों तरफ अनुशासन का अभाव दिखाई देता है, लोगों के अंदर डर नहीं है, भय नहीं है। आज हमें न्यूज़ में हमेशा सुनने को मिलता है कि यहाँ पर मर्डर हो गया, यहाँ पर चोरी हो गई, बैंक को लूट लिया गया है और घर को लूट लिया गया है। इस तरह की चीज़ें आज आम हो चुकी हैं। ऐसा लगता है जैसे हमारी समस्याओं का कोई अंत नहीं है, ऐसा लगता है कि हमारे पास कोई समाधान ही नहीं है, इतनी सारी तकलीफ़ें हमारे यहाँ पर है। ऐसी हालत में भी मैं भारत के प्रधानमंत्री के रूप में अपना धैर्य नहीं खोता। ऐसी हालत होने के बाद भी मैं अगर प्रधानमंत्री होता तो मैं अपना धैर्य नहीं खोता, सब्र नहीं खोता। मैं क्या करता, समस्याओं के समाधान ढूंढने का प्रयास करता, मैं कि कैसे मैं इन समस्याओं से अपने देश को बाहर निकाल सकूं। आगे देखते हैं। सबसे पहले मैं हर प्रकार के गुनाह के लिए उचित दंड की व्यवस्था करता। सबसे पहले मैं हर तरह के जो गुनाह है उनके लिए सही सज़ा निर्धारित करता और सभी जगहों पर कानून का सख्ती से पालन कराता। और सभी जगहें जहां पर भी सरकारी हो या फिर गैर सरकारी प्राइवेट जगहें हो, हर जगह पर मैं कानून का पालन करवाता। नशीली चीज़ों का व्यापार करने वालों को उम्र कैद की सज़ा दिलवाने का प्रयत्न करता। मैं अगर प्रधानमंत्री होता तो मैं चरस, गांजा, अफीम इस तरह की नशीली चीज़ों का व्यापार करने वालों को आजीवन कारावास यानी कि उम्र भर तक जेल में रहने के लिए उन्हें सज़ा दिलवाने का प्रयास करता। हर नागरिक के मन में यह बात अच्छी तरह से बिठा देता कि देश का संविधान और कानून सबसे ऊपर है। हर देश के हर एक नागरिक को मैं यह बातें अच्छी तरह से उनके मन में बिठा देता कि देश का कानून और संविधान ही सबसे ऊपर है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो केंद्र और राज्य दोनों में मंत्रियों तथा अधिकारियों को उनके कार्यों के लिए जिम्मेदार ठहराता। यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं केंद्र और राज्य दोनों ही जगह की सरकारों में जो मंत्री हैं उनको उनके काम के लिए जिम्मेदार ठहराता। चाहे वो अच्छा काम करते या बुरा काम करते, उनकी जिम्मेदारी में उनके ऊपर ही डालता। मैं उन्हें मजबूर करता कि वे जनता के सामने मेहनत तथा ईमानदारी से अपने काम को करने का उदाहरण प्रस्तुत करें। मैं उन्हें मजबूर कर देता कि आप जनता के सामने ईमानदारी से और मेहनत से काम करिए और उनके सामने एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करिए कि आप एक अच्छे नेता हैं और उनके भले के लिए काम करते हैं। वे भाई भतीजावाद से बिल्कुल दूर रहें। भाई भतीजावाद से दूर रहें। भाई भतीजावाद से दूर रहने का मतलब है कि अगर आप नेता हो तो आप अपनी जगह पर अपने किसी भांजे या भतीजे को लाकर ना बैठाएं, बल्कि एक उचित उम्मीदवार जो कि उस लायक है उसे ही लाकर बिठाएं। मैं प्रशासन को चुस्त और भ्रष्टाचार से मुक्त रखने के लिए पूरी कोशिश करता। मैं पूरी कोशिश करता कि प्रशासन चुस्त रहे, हर समय मुस्तैदी से काम करे और किसी भी तरह के भ्रष्टाचार के कार्य ना हो, इसकी मैं पूरी कोशिश करता। अगला पैराग्राफ है। मैं अनावश्यक सरकारी खर्च कम कराता, जनता के धन का नुकसान नहीं होने देता। मैं सरकारी कार्यों में होने वाले जो बेवजह के खर्च हैं मैं उन्हें नहीं होने देता, क्योंकि सरकार के पास जो पैसा आता है वो जनता के द्वारा ही लिया गया पैसा होता है। जनता जो पैसे टैक्स के नाम पर पे करती है वही पैसा हम खर्च करते हैं, इसलिए मैं जनता के पैसे को बर्बाद होने नहीं देता। न्याय प्रक्रिया को सरल एवं आसान बनाता, सही और जल्दी न्याय मिले यह मेरा लक्ष्य होता। हमने बहुत बार सुना है कि कोर्ट से न्याय मिलने में कभी कभी 10 से 15 साल लग जाते हैं, तो ऐसा मैं नहीं होने देता। मैं अपनी न्याय प्रक्रिया को सरल एवं आसान बनाता और जितना हो सके उतना जल्दी न्याय मिल जाए इसकी व्यवस्था करता। जनता पर बिना वजह कर नहीं लादता। जनता के ऊपर मैं बेवजह का कर टैक्स नहीं लादता। जितनी ज़रूरत है सरकार को उतने ही कर के लिए मैं उन्हें भरने के लिए कहता। जहां कहीं भी रिश्वत के लेन देन की संभावना होती उसे समाप्त करके ही दम लेता। जैसे कि सरकारी हो या गैर सरकारी किसी भी तरह की जगह किसी भी संस्थान में अगर ऐसी संभावना होती कि जहां पर रिश्वत लेकर काम किया जा रहा है, मैं ऐसी संभावनाओं को ख़त्म करने के लिए पूरा प्रयास करता। अगला पैराग्राफ देखते हैं। मैं गरीबी हटाने तथा समाज कल्याण संबंधी योजनाओं में विशेष रुचि लेता। मैं गरीबी हटाने और समाज कल्याण के बहुत सारे कार्यों को करने में रुचि लेता और मैं उन्हें करता।
सरकारी धन बीच में ही उड़ा ले जाने वालों को मैं कभी माफ़ नहीं करता। देश के कार्यों के लिए या फिर किसी बिजनेस के कार्य के लिए सरकारी पैसा उपयोग में लाने वाले लोग जो कि देश छोड़कर भाग जाते हैं, ऐसे लोगों को मैं कभी माफ़ नहीं करता। मैं उन्हें किसी भी तरह से अपने देश बुलवाता और उनके ऊपर कार्रवाई करवाता और उचित दंड देने के लिए मैं पूरा प्रयत्न करता। मैं देश भर में परिवार नियोजन का कार्यक्रम ठीक से चलाता और देश की जनसंख्या को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश करता। मैं देश भर में परिवार नियोजन की योजना चलवाता और फैमिली प्लानिंग के बारे में लोगों को बताता कि कैसे छोटा परिवार सुखी परिवार हो सकता है और देश की जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए पूरा प्रयास करता। अगला पैराग्राफ देखते हैं। मैं जाति, धर्म, भाषा तथा क्षेत्र से संबंधित झगड़े समाप्त का पूरा प्रयत्न करता। सांप्रदायिक संस्थाओं पर प्रतिबंध लगा देता। मैं जाति, धर्म, संप्रदाय और क्षेत्र इस तरह के झगड़ों को ख़त्म करने का प्रयास करता और पूरी कोशिश करता कि इस तरह के झगड़े समाप्त हो जाएं और सांप्रदायिक जो भी संस्थाएं हैं जो कि संप्रदाय अपने संप्रदाय को अच्छा बताएं और दूसरों के संप्रदाय को खराब बताएं, ऐसे सांप्रदायिक संस्थाओं को मैं बंद करवा देता। स्त्रियों की निःशुल्क शिक्षा का प्रबंध करता और उन पर किसी भी रूप में होने वाले अन्याय और अत्याचार को रोकने की पूरी कोशिश करता। मैं स्त्रियों के लिए फ्री में निःशुल्क शिक्षा का प्रबंध करवाता और उनके ऊपर होने वाले अत्याचार जैसे कि बलात्कार, दहेज प्रथा और घरेलू हिंसा, इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने और इसे ख़त्म करने के लिए मैं पूरा प्रयास करता। यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो युवाओं, नौजवानों को सक्षम बनाने के लिए नए नए रोजगार के अवसर उपलब्ध करने की कोशिश करता और उन्हें भी अपना स्वयं का रोजगार शुरू करने के लिए प्रेरित करता। अगर मैं देश का प्रधानमंत्री होता तो मैं नौजवानों और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध करने के लिए पूरे प्रयास करता, लेकिन फिर भी मैं अपने देश के युवाओं को ये कहता कि आप अपना स्वयं का भी रोजगार खोलिए और दूसरों को भी रोजगार देने के लिए प्रयास करिए, क्योंकि एक देश के लिए रोजगार उपलब्ध कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है जब उस देश की जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो, और वही भी भारत जैसे देश के लिए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम वाली बात हो जाती है। मैं राम राज्य की कल्पना को साकार करने के लिए पूरी कोशिश करता। राम राज्य का मतलब कि ऐसा राज्य जहां पर किसी को किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं है, हर कोई खुशी खुशी अपना जीवन जी रहा है। मैं ऐसे राज्य की कल्पना करता कि मेरा भारत देश ऐसा एक देश होता। आई होप फ्रेंड्स आपको आज की निबंध समझ में आ गई होगी। आप इसे अच्छे से रीड करिए, देखिए और पढ़िए, एग्जाम्स में लिखिए और अच्छे मार्क्स स्कोर करिए। इसी तरह की वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।